Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत। आज हम जिस शख्सियत से जब भी उनसे मिलते हैं तो एक लंबी लिस्ट मिल जाती है उनके कामों की, और वो ऐसी लिस्ट होती है जिससे नवी मुंबई को बहुत फ़ायदे हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेलापुर की एमएलए मंदाताई म्हात्रे से। ताई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहले मैं हमारे केंद्र सरकार में जो हमारे पंतप्रधान है नरेंद्र भाई मोदी जी है, हमारे अमित शाह जी है, नड्डा जी है, उनको बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी। वो हीरे की परख करने वाले देवेंद्र जी है। आपके माध्यम से, सबके माध्यम से देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कि राजनीति में मेरा यहाँ कोई नहीं है, पहली बार मैं अकेली हूँ। राजनीति में आपको मालूम है जब पूरा खानदान के खानदान होता है, पब्लिसिटी ऐसे करा दी थी कि यहाँ मैं ही खड़ा रहूँगा और मेरी टिकट है। मुझे पहले ही देवेंद्र जी ने बोला था कि आपकी टिकट कहीं नहीं जाएगी, आपको ही मिलेगी, क्योंकि जिस वक्त यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब आपने एक बड़े लीडर को फाइट दे के आप जीत के आई है। आपने यहाँ कमल को खिलाया है। भारतीय जनता पार्टी में यही खासियत है कि कार्यकर्ता को पहचाना जाता है, कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है, चाहे कोई लीडर कितना भी बड़ा होने दो। आधे ने वोट राष्ट्रवादी को घुमाया और आधे लोग ने वोट मनसे को घुमाया, और खुल्लम खुल्ला ये स्टेज पे चालू था। मैं खुद देख रही थी। अपना म्यूनसिपैलिटी का वासी में हॉस्पिटल है नहीं सर, नहीं, फोर्टिस को दे दिया आधा। फोर्टिस को नहीं देते थे तो काम में आता था, इसलिए मैंने हॉस्पिटल की ये कल्पना मेरी जो थी वो मैंने एमडी साहब से बात की और मुख्यमंत्री ने यस बोल दिया है। महाराष्ट्र भवन जो बनना चाहिए था बहुत पहले, जब सब भवन आसाम भवन बन गए तब बनना चाहिए था। तब मैं लीडर नहीं थी यहाँ पर। हर बजट में मैंने डिमांड रखी, पर हुआ नहीं। मगर कल माननीय मुख्यमंत्री को मिली थी, उन्होंने बोला मंदाताई जो बोल रही वो करके दे दो। वो एक वोट बैंक थी पर्टिकुलरली लोगों की। सिर्फ 25 साल आश्वासन ही दिया, कोई नहीं कुछ किया। तो इस तरीके से दिवाला गाँव हमने आश्वासन कभी दिया नहीं, और दिया है तो पूरा किया है। महानगर पालिका में सत्ता किसकी थी? क्यों बच्चों को काम पे नहीं किया आज तक कायम स्वरूपी? क्यों बच्चों को ऐसे ही रखा? आज देखो हमारे प्रकल्पग्रस्त बच्चे तो है, मगर जो लोग 15-15, 20-20 साल से दूसरे भी बच्चे काम कर रहे हैं। मैं सीएम साहब को उस दिन बोला ये बच्चे तो होंगे, तो उनको भी काम, उनका भी काम होना चाहिए। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए आज तक वो महाराष्ट्र के फायदे के ही है। कई टाइम भी मैं आपके चैनल में बोला था कि कोई काम कोई भी यहाँ नहीं रोक सकता है। यहाँ जो प्रोजेक्ट है वो होंगे और होके रहेंगे। ऐसा है कि जेडी जी, जब भी आप पैसा नहीं लेते हो, आप काम कर रहे हो, आपका चारित्र अच्छा है पब्लिक में, और आगे चलकर राजनीति में मंदाताई को कुछ नहीं मिलना चाहिए, कोई पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। कुछ आने वाले दिनों में अगर कुछ मंत्रिमंडल में चेंज होता है तो नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मेरी छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो हमारे पार्टी को सब पता है और पब्लिक को भी पता है। जो करता है ना उसको भरना तो पड़ता है, दूसरे को खड्डा खोदता है, खुद खड्डे में गिरता है। कल मेरे को भी मरवा सकते हैं। क्रिमिनल माइंड लोग हैं या इनका रिकॉर्ड बैकग्राउंड निकालो ना। ये बहुत सारे लोग तरीपार लोग हो के इधर आए हुए हैं राजनीति में। मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट लेके। मैंने कभी नहीं बोला उनको कि जाके वो लीडर को अटैक करो, ये तो पहले अटैक हो जाता था। 2014 में मैं बता देती थी किधर कुधर किसका किसका क्या क्या है। दूसरे का सहारा लेके कोई मुझे बदनाम नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारे में मर्द हो, हिम्मत है, तो मंदाताई से सामने से लड़ो। नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से जब भी उनसे मिलते हैं
तो एक लंबी लिस्ट मिल जाती है उनके कामों की, और वो ऐसी लिस्ट होती है जिससे नवी मुंबई को बहुत फ़ायदे होते हैं। और ये छोटे मोटे गटर वाटर मीटर के काम नहीं होते, ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे आम आदमी को भी बहुत फ़ायदा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेलापुर की एमएलए मंदाताई म्हात्रे से। ताई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, गवर्नमेंट के आपकी पार्टी के 9 साल हो रहे हैं, और साथ ही ताई आपके भी 9 साल लगातार एमएलए के हो रहे हैं। कैसा रहा ये सफ़र? पहले बात बताना चाहेंगे तो मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 बार टिकट देके मुझे जो यहाँ पर काम करने का जो मौका दिया, इसलिए आज ये काम बन रहे हैं। तो पहले मैं हमारे केंद्र सरकार में जो हमारे प्रधान है नरेंद्र भाई मोदी जी है, हमारे अमित शाह जी है, नड्डा जी है, उनको बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक हाउसवाइफ जैसे महिलाओं को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी। और राज्य में मेरे नेता, मैं जिनको नेता बोलती हूँ, वो माजी मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और उनकी पूरी टीम, अध्यक्ष होंगे, सेक्रेटरी होगी, कोर कमेटी होगी। मगर मैं देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहती हूँ कि उन्होंने 2014 में मेरे को मौका दिया यहाँ काम करने का। और वो कह रहे थे मुझे हमेशा कि जो काम नहीं हुए हैं वो आप करना चाहिए, उसको आप फोकस करना चाहिए, वो काम आपके माध्यम से लोगों के होने चाहिए, और इसलिए मैं आपको मौका देता हूँ। ये पहले टिकट देते वक्त मुझे उन्होंने ये बात बोली थी कि ताई काम करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। दूसरा बार 19 में भी मेरे को टिकट दी, 2 बार दी। मैं देवेंद्र जी का इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने, जिनको पता होना चाहिए हीरा क्या है, वो हीरे की परख करने वाले देवेंद्र जी है, और मौका दिया। और मौका देने के बाद मैं नवी मुंबई में जो मेरी फास्ट ट्रेन छूटी, अभी मेट्रो ट्रेन आ गई, उसी तरह मैं काम कर रही हूँ। तो उनको मैं सच्ची आपके माध्यम से, सबके माध्यम से देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप पहली बार इलेक्शन जीती, तब तो समझ में आ रहा है कि आप पार्टी छोड़ के आई थी, टिकट मिल गई थी। जो 2019 था, उस टाइम पे काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, बल्कि लास्ट मोमेंट तक के नहीं मिलेगा। अब आप कह रहे हैं जैसे फडणवीस जी ने एक हीरे को पहचान कर मौका दिया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था। 2019 में तो मुझे लगता है आपको भी लग रहा था, आपके चैनल ने भी न्यूज़ बताई होगी 1-2 बार कि मंदाताई को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रवादी से बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे। मगर मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। कभी भी ये लोग राजनीति में पहले देखते हैं राष्ट्र को, फिर देखते हैं पक्ष को, और फिर देखते हैं पब्लिक को या कोई लीडर को। उन्होंने देखा कि राजनीति में मेरा यहाँ कोई नहीं है, पहली बार मैं अकेली हूँ, और राजनीति में आपको मालूम है सब पूरा खानदान के खानदान होता है, और मेरा बात करने वाला कोई नहीं था। मगर मेरी बात करने वाली मेरी माता जी थी, गोवर्धनी माता। मेरे पीछे मेरे भगवान थे, मेरे पीछे मेरी पब्लिक थी, और ये सर्वे किया जाता है। मुझे पहले ही देवेंद्र जी ने बोला था कि आपकी टिकट कहीं नहीं जाएगी, आपको ही मिलेगी, क्योंकि जिस वक्त यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब आपने एक बड़े लीडर को फाइट दे के आप जीत के आई है। आपने यहाँ कमल को खिलाया है, बनाया है, और आपने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है इधर। और 5 साल आपने लगातार कार्यक्रम में कार्यकर्ता जोड़ने का जो काम है भारतीय जनता पार्टी में, वो मैंने किया। ये सब देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में। बाकी के आपको तो मालूम है पहले क्या था राष्ट्रवादी में। राष्ट्रवादी मैंने क्यों छोड़ी, तो सब एक तरफा था। यहाँ नहीं, यहाँ सबको पूछा जाता है, सर्वे किया जाता है, और बाद में टिकट दी जाती है। और मुझे हमेशा बोलता है कि टिकट आपकी है, मगर वातावरण नवी मुंबई का ऐसे हो गया था कि सभी लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ऐसे करा दी थी कि यार मैं ही खड़ा रहूँगा और मेरी टिकट है।
तो एक फॉर्मर मिनिस्टर थे गणेश नायक, पार्टी में नए नए आए थे, तो पूरा एक्सपेक्टेशंस थे और उनको भी पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो आदमी पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट की टिकट्स बांट रहा था, उनको बेलापुर की टिकट मिला तो वो हक मानते थे कि मैं हमेशा बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ। ऐसे में आप बहुत स्ट्रांग खड़ी रही। ऐसे है कि जेडी जी, भारतीय जनता पार्टी का यही विशिष्ट है। भारतीय जनता पार्टी क्यों अलग कही जाती है, इसी कारण ये कोई कांग्रेस या राष्ट्रवादी नहीं है, या कुछ किया और उधर ही टिकट गई सब। मैं तो 2004 में भी आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब हमारे नेता थे, तभी उनके पास मैं टिकट मांगी थी। 2009 में भी मांगी थी, हम देंगे मगर दी नहीं। काम करा के लिया मुझसे लोकसभा का, विधानसभा का। फिर मैंने तय किया कि 2014 में मैं खड़ी रहूँगी, चाहे गिरेगी या चुन के आएंगी। लोगों का मैं भी काम कर रही हूँ, मैं भी लोगों के जो नीचे घर तक मैं जाती हूँ, कोई नहीं जाता इतना, सबको मिलती हूँ, सबसे बातचीत करती हूँ। तो मुझे टिकट तो तभी भी नहीं मिली, मगर भारतीय जनता पार्टी में यही खासियत है कि कार्यकर्ता को पहचाना जाता है, कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है, चाहे कोई लीडर कितना भी बड़ा होने दो, वो नहीं देखा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और मेरे को 19 में टिकट मिली, और आपको मालूम है मैं पहले 1,500 से आई थी 14 में, अभी 45,000 से आई, ताकि मेरे को 89 के कुछ वोट मेरे को 1000 गिर गए। तो वो कम करने की भी बहुत कोशिश हुई। कोई ने मनसे को मदद की, मंदाताई को नहीं देना अपने को, इसके वोट बढ़ेंगे तो इसका भारतीय जनता पार्टी में रुबा बढ़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और इसको और मौके कुछ देंगे। तो वो मेरा नाम कम करने के लिए मेरे वोट को रोका गया। आधे ने वोट राष्ट्रवादी को घुमाया और आधे लोग ने वोट मनसे को घुमाया, और खुल्लम खुल्ला ये स्टेज पे चालू था, मैं खुद देख रही थी। आए हुए लोग मनसे को वोट दो, मनसे को वोट दो, टेबल लगाओ, सब कर रहे थे। मगर मुझे पूरा यहाँ के जनता पे विश्वास था, जिनके मैंने काम किए 5 साल प्रामाणिक से, वो मुझे ज़रूर वोट देगी, और उसी बलबूते पे मैं जीत के आई। इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता देवेंद्र जी को बहुत बहुत 9 साल हो गए, दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो ये जो विश्वास था आपके नेताओं का, पब्लिक का, वो बहुत सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि एक के बाद एक आपने मेगा प्रोजेक्ट्स लाए हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक एमएलए से एक्सपेक्टेड है कि बाकी जो काम है वो तो कॉरपोरेटर्स है वहाँ यहाँ के करने के लिए। ऐसे में आपके एक से एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और जो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल भी कहें, प्रैक्टिकल भी कहें, एक वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाल ही में आपने उसका प्रेजेंटेशन भी दिया है कमिश्नर साहब को, और वो बहुत साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि उसमें भी बहुत हर्डल्स आए आपको, बट वो साकार नज़र हो रहा है। ऐसे है, कोई भी काम करते टाइम विरोधी पार्टी विरोध करेगी, मगर अपने लोग भी विरोध करते तो बहुत बड़ा दुख होता है, वो भी हॉस्पिटल जैसे काम में। कोविड काल में हमने देखा कितनी मुश्किलें झेली, कितने हमारे लोग गुजर गए, मेरे कितनी सहेलियाँ गई, कार्यकर्ते गए, घर के लोग गए, रिश्तेदार गए, और ऐसे हालत में अपने को कोविड काल में पता चला कि हॉस्पिटल की कितनी कमतरता है। बोले प्राइवेट हॉस्पिटल है, सबके पास पैसा नहीं है, 5 लाख 10 लाख देने के बाद भी लोग मर रहे थे। उस टाइम मैंने सोचा कोई हॉस्पिटल अपना खुद का होना चाहिए। अपना म्यूनसिपैलिटी का वासी में हॉस्पिटल है नहीं, सा नहीं, फोर्टिस को दे दिया आधा, फोर्टिस को नहीं देते थे तो काम में आता था। इसलिए मैंने हॉस्पिटल की ये कल्पना मेरी जो थी, वो मैंने एमडी साहब से बात की, उन्होंने बोला गवर्नमेंट से लाना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट के पास गई, सब कुछ हो गया, अभी प्रेजेंटेशन हो गया। जो प्रेजेंटेशन में 3 लाख पैसे बचता है हमारा, वो 3 लाख का भी अभी कमर्शियल मैंने मांग की है, और मुख्यमंत्री ने यस बोल दिया है, और एमडी साहब अगले मंडे के बाद मिलने वाले हैं, वो कमर्शियल भी हमको दे देंगे। तो वो कमर्शियल पैसे में हमारा हॉस्पिटल चलेगा। जैसे अभी महानगर पालिका कॉरपोरेशन का देखो हाथी है, वो लाइट का बिजली का बिल कितना, इसमें भी हम लोग सोलर करने वाले। खाली एसी जो रहेगा वो सोलर में नहीं जा सकता है, उसको ज़्यादा एसी लगती है, वो छोड़कर बाकी का हम सब पूरा सोलर सिस्टम में ही हॉस्पिटल बनाएंगे। और अभी जेडी जी पूरा काम हो गया है, महीने 2 महीने में टेंडर निकलेगा, और टेंडर निकलने के बाद लोग आएंगे, कंपनियां आएगी बड़ी बड़ी,
उसमें देखेंगे कौन सा क्या कैसा है क्वालिटी, और हिसाब से वो। था ये एक आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि एक हाउसवाइफ जैसी हूँ मैं, कोई सपोर्ट नहीं है, और ये अक्सर कहा जाता था कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ये नहीं है। बट जिस तरह से आप सिर्फ काम ही नहीं कर रही हैं, अभी जो प्रेजेंटेशन भी दिया, अभी जैसा आप बता रही कि टेक्निकली भी पूरा बाजू देख कर के किस तरह से हॉस्पिटल हो सकता है, कमर्शियल सस्टेन हो सकता है, ये सब कहाँ से आ गया? हाँ देखो क्या होता है, महिला होती है ना, वो हमेशा घर में, आपकी माँ भी होगी, पिताजी जब पैसे देते तो 2 रुपये आपके पढ़ाई के लिए वो बचाती होगी, क्योंकि उसको मालूम रहता है घर में घर कैसे चलाना चाहिए, घर में कौन सी चीज़ लानी चाहिए, कौन सी चीज़ सस्ती मिलेगी, कहाँ बार्गेनिंग करना। भले वो 100 की नोट लेके जाएगी, वो पढ़ी लिखी नहीं रहेगी, मगर 100 रुपये में से जब बार्गेनिंग करेगी तो 80 रुपये की 100 की चीज़ ऐसे ले मेरा के 20 बड़ा नोट वो एक एक गिन के लेगी। तो महिला में भगवान ने पहले ही सब ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, कोई कैसा टच करता हो महिला को पहले, किसकी नज़र कैसी है पहले पता चलती है। तो जो औरत अपना घर संभालती है, बच्चे संभालती है, बिजनेस संभालती है, तो ये एरिया क्यों नहीं संभालेगी? ये मेरा घर ही है छोटा, तो मेरे घर में क्या है नहीं है इसकी जानकारी अगर मुझे नहीं होगी तो फिर क्या काम का लोक प्रतिनिधि बन के। जैसे हम घर चलाते हैं, घर में आज कितने मेहमान आएंगे, उनको कितना क्वांटिटी से चपाती चाहिए, भाजी चाहिए, उसी हिसाब से अपने इस शहर में क्या चाहिए, पानी क्या है, पानी की चोरी होती है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ आजकल जो जो चीज़ चाहिए। हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल, अभी हॉस्पिटल के लिए अपने को तो बजट बनाना पड़ेगा। अभी बजट बनेगा, हम घर चलाने के लिए भी सोचते, जो हमारा निकाल के रखते पैसा उसमें से ही एक आध चीज़, कभी कोई बीमार पड़ जाता है घर में तो बजट बिगड़ जाता है, तो जो पैसे रखते उसमें से उस बजट में डालते। उसी तरह से हॉस्पिटल चलाना है तो उसको कुछ कमर्शियल देना पड़ेगा, या उसमें बैंक का कुछ देना पड़ेगा, या तुमको मेडिकल देना पड़ेगा, या कुछ फर्टिलाइज़र कंपनी को देना पड़ेगा। तो जो ये पैसा बच रहा है उसमें से मैंने बोला कमर्शियल अगर दोगे तो हमारा हॉस्पिटल निकल पड़ेगा। और जब भी हम एक एक काम करते, एक एक सीढ़ी चढ़ते, तो अपने को ऑटोमेटिक नॉलेज आ जाता है, और घर का नॉलेज रहता ही है। अभी आपको मालूम है हमारे पास कुछ नहीं था, हमने काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी तक तो कोई बोला नहीं है कि ताई ने हमारा चाय पिया है। तो ये सब पार्टी में देखा जाता है। और अभी ये इसमें रोजंदारी बहुत मिलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और मोदी जी का ये सपना है कि लोगों को हाथ में काम दो, रोज़गार दो। इस रोज़गार के माध्यम से हज़ारों बच्चों को काम मिलेगा। डॉक्टर, नर्स है, वो मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, उसमें से जो नर्स काम करेगी वही हॉस्पिटल को काम में आएगी। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ग्राउंड लेवल के लोगों को छूने वाले हैं। जैसे हॉस्पिटल तो है कि भाई एक गरीब भी एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जा सकेगा। दूसरा जो है स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट आपने, क्योंकि हमेशा सुनते आए हैं बट आपने सिर्फ बोला ही नहीं, 1 साल में दिवाले गाँव का काया बिल्कुल पलट दिया आपने स्मार्ट विलेज करके, कि जो प्रकल्पग्रस्त है वहाँ के, जिनके लिए आश्वासन ही हमेशा होते थे, बट आज हमको वहाँ पर एक्चुअल काम दिख रहा है। क्या हो गया, 25 साल लोगों ने वहाँ से वोट ही लिए। वो एक वोट बैंक थी पर्टिकुलर लोगों की, आने का हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये बना के देंगे, जेटी बना के देंगे, कुछ नहीं किया। सिर्फ 25 साल आश्वासन ही दिया, कोई नहीं कुछ किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। प्रकल्प तो हमेशा वोट बैंक रहे। हाँ, सब गांव में यही बात है कि प्रकल्पग्रस्त हमेशा किसी न किसी के वोट बैंक रही है। जब मैं वो गांव में गई तो गांव में जेटी नहीं, लोग मछुआरे कीचड़ में जाते, पहले सबको जेटी बना दी, फिर हम लोग ने ये दशविधि क्रिया बना दी। ऐसे करते करते धीरे गांव में मैंने जाकर बोला ये अतिक्रमण में हटा देती हूँ और आपको सब अच्छी सुविधा, स्कूल से लेके बच्चों को कंप्यूटर क्लास है, लाइब्रेरी है, सीनियर सिटीजन को है, फिश मार्केट है, भाजी मार्केट है, बड़ा समाज मंदिर है। ऐसे अलग अलग बैंड वालों को, वहाँ बहुत बैंड वाले हैं, 300 लोग हैं, उनको प्रशिक्षण केंद्र, हर चीज़ में यहाँ के बना के दे सकती हूँ। पैसे का आप सोचो मत, पैसा कहाँ से लाना, कैसे लाना, वो महिला को बराबर पता होता है, क्योंकि शुरू से उसको बचत की आदत होती है। तो मुझे मालूम है मेरिडम बोर्ड से क्या पैसा लेना चाहिए, जिला कमेटी से लेना चाहिए, एमएलए फंड है, फिर और खास बाप करके हम ला सकते हैं। ऐसे करते करते मैंने वो गांव को 1 साल में, आज अब देखेंगे अगर बारिश में काम जितना बनेगा उतना बनेगा। 30 गाले तो अभी ये बना दिए लोगों को, जिनके
रोजगार गए, उनको एक एक गाला दूंगी मैं, चिकन वाला है, मटन वाला है, भाजी वाला है, फ्रूट वाला है, फिश वालों को 90 गाले दिए। तो ये इतना 150-200 लोगों को रोजगार मिल गया गांव के अंदर ही, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ के सब लोग दिवाला गाँव ही जाते फिश लाने, तो फिश लेते लेते कोई कोतमीर लेता है, मिर्ची लेता है, नींबू लेता है, अदरक लेता है, तो उनका सभी मार्केट चल जाता है। तो उनका रोजगार होना, उनको खुद के पैरों पे खड़ा करना और एजुकेशन में बच्चे का स्तर ऊपर लाना, इसलिए अभी नई स्कूल बना रही हूँ। बहुत पुरानी स्कूल है, 30-40-50 साल पुरानी, सब ज़मीन के अंदर अर् दी गई है, उसको हम बना रहे। अभी कंप्यूटर क्लास का उस दिन भूमि पूजन हुआ, लाइब्रेरी का भूमि पूजन हुआ, समाज मंदिर का हुआ। ये सब प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर बनकर पूरा करके फिर देवेंद्र जी मुख्यमंत्री जी आएंगे, देवेंद्र जी के हाथों से ही किया है। उन्होंने खुद देखा कि कितना, वो मुझे खुद बोले कि लाकर बिठाने के लोग जो रहते हैं मीटिंग में वो अलग थे, और इनके अंदर इतना उत्साह था। ये जो मिरोनुक निकली तब से जो लेडीज नाच रही थी उधर तक, मेरे बोल रहे ये इतना एनर्जी यहाँ इनको कहाँ से आती, इतना डांस कर रहे, इतना हंस रहे, इनकी खुशी, बोलते हैं ताई लाए हुए लोग नहीं, ये आपके ऊपर प्यार करने वाले लोग हैं। खुद देवेंद्र जी ने मुझे बताया उस दिन, बोलते हैं मैं बहुत खुश हो गया कि हम जाते प्रोग्राम में, लाए हुए लोग रहते, बैठे रहते, ज़बरदस्ती। अरे उनको तो देवेंद्र जी तो वकील है, इतना होशियार आदमी जिन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री पद का महाराष्ट्र में काम किया है, उसके जितना होशियार आदमी नहीं है आज महाराष्ट्र में। वो तो तुरंत पहचानते तो पैसे ताक है क्या है, और उनको नवी मुंबई की पूरी हिस्ट्री पता है। ऐसे नहीं है नवी मुंबई में क्या है, कौन क्या कर रहा है, सब पता है उनको, क्योंकि उनको ध्यान रखना ही पड़ता है। होम मिनिस्टर है, अभी हो गए टाइम भी होम मिनिस्टर थे, उनके पास सबका रिकॉर्ड जाते रहता है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से दिवाला गाँव हमने आश्वासन कभी दिया नहीं, और दिया है तो पूरा किया है। नहीं तो लेटर देने का, फोटो निकालने के, आपके चैनल में न्यूज़ देने की बड़ी और आगे चलने का, वैसा नहीं, काम करना है। और यही इसका और एक्सटेंशन देखेंगे तो अभी जो आपकी मीटिंग भी हुई मुख्यमंत्री जी से, और एक ख़ास बात होती है कि सभी पार्टी के नेताओं के साथ आपके रिश्ते इतने अच्छे हैं कि आप काम करवा के ले लेते, चाहे पहले उद्धव ठाकरे साहब भी हों, अब शिंदे साहब भी हैं। यही जो प्रकल्पग्रस्तों की बात कर रहे हैं, जो नौकरी का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो सालों से उनको कंफर्म नहीं किया गया है, परमानेंट नहीं किया गया है, उसका भी आप आश्वासन लेके आ गए हो, और उनके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा। देखिए जेडी ऐसा है कि महानगर पालिका में सत्ता किसकी थी, क्यों बच्चों को काम पे नहीं किया आज तक कायम स्वरूपी, क्यों बच्चों को ऐसे ही रखा। आज देखो हमारे प्रकल्पग्रस्त बच्चे तो है, मगर जो लोग 15-15, 20-20 साल से दूसरे भी बच्चे काम कर रहे हैं, वो यहाँ रहते हैं, किसी ने उसको नौकरी पे लगाया होगा, कोई कॉरपोरेटर है, कोई लीडर है, कोई कुछ है, भले हमारे पार्टी के है नहीं है, मगर वो काम करते, उनको भी काम मिलना चाहिए। मैं सीएम साहब को उस दिन बोला ये बच्चे तो होंगे, उनको भी काम, उनका भी काम होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे ने ये कहा कि जो अभी भर्ती होने वाली है उस भर्ती में ये बच्चों को पहले प्राधान्य दो, इनकी वयोमर्यादा बढ़ा के दो, ताकि ये उसमें बैठ सकेंगे। अगर वैसे हो गया तो ये 500-600 जो बच्चे बाहर हैं वो भी अंदर आ जाएंगे, और ये पहले होना चाहिए था। और वो पॉलिसी थी कि परमानेंट नहीं करेंगे, सालों साल ही पॉलिसी नहीं, ये पॉलिसी करके लेना चाहिए थी। जब 12वीं डैम के हुई तब हमारी आंखें खुलती है जी, तो इतना साल कॉर्पोरेशन तुम्हारे हाथ में थी, तो क्यों नहीं बच्चों का किया। अब हम अधिकारी को बोलेंगे कि तुम दुबला न्याय दे रहे हो, वो बोल के फायदा नहीं। अधिकारी की क्या गलती, गलती हमारी लीडर की है, हम लोग लीडरशिप कर रहे हैं यहाँ की, तो गलती हमारी है। तो वो गलती को सुधारने का काम मैंने किया है, और जैसे ये बच्चे वैसे वो भी बच्चे, उनको भी प्रभाव में लाने का काम मैं 100% ज़रूर करूँगी। इसमें एक और जो हुआ है डिसीजन अभी, ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ा नवी मुंबई में फ़र्क पड़ने पड़ रहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का है 500 स्क्वायर फीट वालों के तक के लिए माफ़ होगा, उसके बारे में बताइए। देखो 500 मीटर का मुंबई में किया, नवी मुंबई में नहीं किया। अभी आपको मालूम है जो गांव वालों ने घर बनाए थे उनको तिगुना टैक्स लगाया था, 3 पट में तुमको 15 लाख है तो भी 5 लाख भरने को आया। वो पहले मैंने काम करके लिया,
और ये भी 500 मीटर का भी छोटे छोटे घर है गांव में, जो बहुत गरीब है उनके छोटे घर है, 500 मीटर के भी नहीं, 100-200 मीटर तक जाते हैं। जो बड़े लोग हैं उनके 500 मीटर है। अगर 500 मीटर मिनिमम सबका घर रहता ही है, चाहे नवी मुंबई में कितना भी गरीब रहो श्रीमंत रहो, अगर उनका प्रॉपर्टी टैक्स माफ होता है तो बहुत लोगों को दिलासा झोपड़पट्टी में है, गाँव वालों में है, माथाड़ी कामगारों के, उनको एक दिलासा मिलेगा। और ये बहुत दिन से कोशिश चल रही थी मेरी, वो मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रस्ताव मांगा है कमिश्नर के पास, बच्चों का भी प्रस्ताव मांगा है। आज कल में ये प्रस्ताव चला जाएगा, कल मेरी बात हो गई, प्रस्ताव बना रहे। मेरे को पहले कच्चा पूरा प्रस्ताव बताएंगे, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो करके फिर दूंगी और वो चला जाएगा। और वो भी लोगों को बहुत बड़ा दिलासा नवी मुंबई के लिए मिल जाएगा, क्योंकि विधायक का काम क्या होता है, वाटर मीटर गटर नहीं होता है। विधायक का काम होता है हाउस में निर्णय बनाना, हाउस में कानून कायदा बनाना और उस निर्णय का अमल बजावनी करके उसको लास्ट के गरीब लोगों तक लेके जाना, ये विधायक का काम है और वो मैं कर रही हूँ। और इसमें जो फैसला हो रहा है, जैसे कि गर्जापोटी घरों का भी, जैसा आपने बोला कि रेगुलराइजेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो रहा था, वो भी कम हो रहा है। और आम आदमी जो नोट के एरिया की खासतौर से बात करें, वहाँ 500 स्क्वायर फीट वालों के लिए भी करें, तो ये हर सेक्शन के लिए इसमें सबको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जेडी जी कैसे एक वर्ग को करके नहीं काम चलता है। हमारा घर रहता तो हम एक बच्चे को खाना दे के नहीं चलता है, अगर 2 बच्चे तो उनको भी पेट भर के खाना देंगे तो उनकी तबीयत ठीक रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। तो हमारा वही सीएम साहब को कहना था कि हम छोटे छोटे लोग हैं, जो माताड़ी लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में लोग हैं, जो हमारे प्रकल्पग्रस्त है, इन सबको दिलासा होगा। और B10 है, वो 500 मीटर की नहीं है, C टाइप छोटी घर है, E टाइप है, A टाइप है। अभी वो लोग JR बना रहे हैं, उसमें कौन से लेते घर, उस हिसाब से सबको फ़ायदा मिलेगा ऐसा। तो ये हुए तो नवी मुंबई के लोगों के, लेकिन आपके कुछ काम ये हो रहे हैं जो पूरे महाराष्ट्र को भी फ़ायदा होगा। जो महाराष्ट्र भवन का जो सालों साल से मामला रुका हुआ था, अभी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करके एक बहुत बड़ा फैसला आपने करवा के लिया। बात ऐसे जेडी जी, मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए आज तक वो महाराष्ट्र के फ़ायदे के ही है। जब मैंने लक्ष्यवेदी लाई, घर रेगुलाइज की, या तुम्हारे फ्री होल्ड की, या तुम्हारे 51% की, तो पूरे महाराष्ट्र में लागू पड़ता है कानून। जब एक आधा GR निकलता है तो सबके लिए सरीका निकलता है। अभी जब हॉस्पिटल का मेरे को पैसा कम करके दिया 60 कोटी, तो वो दूसरों के लिए भी मिलता है। तो कानून बनता है तो महाराष्ट्र राज्य के लिए बनता है, कोई नवी मुंबई के लिए नहीं बनता है। महाराष्ट्र भवन जो बनना चाहिए था बहुत पहले, जब सब भवन, आसाम भवन, सब भवन बन गए, तब बनना चाहिए था। तब मैं लीडर नहीं थी यहाँ पर। 14 में आने के बाद पहले मैं वो प्लॉट पे गई, और प्लॉट पे जाने के बाद देखा प्लॉट इतना बढ़िया है, सब कुछ है। फिर उसके बाद में उसके पीछे पड़ गई मैं, ये होना चाहिए। मालूम नहीं क्या किसका इंटरेस्ट था, कौन जाके बोल रहा था या क्या, तो वो हो नहीं रहा था। मैंने बहुत बार हाउस में ये सब्जेक्ट उठाया। गए अधिवेशन में जब ये अजीत दादा उप मुख्यमंत्री थे, अर्थ मंत्री, तो अजीत दादा ने कहा कि मैं 100 करोड़ दे के मंदाता ही तुमको बहुत बढ़िया बना के दूंगा। उसके बाद में उसका क्या हुआ, उन्होंने फॉलोअप लिया नहीं, सरकार गई, वो 100 करोड़ कहाँ गए पता नहीं है। उसके पहले बहुत बार मैंने हर बजट में मैंने डिमांड रखी, पर हुआ नहीं। मगर कल माननीय मुख्यमंत्री को मैं 2-3 दिन पहले मिली थी। मैंने तुम उधर जाके अयोध्या में भवन बना रहे हो, हम तो कब जाएंगे वहाँ भवन में रहने को। हमारे यहाँ बनेगा तो हमारे गरीब लोग जाएंगे, जो हमारे बच्चे पढ़ने को एग्ज़ाम देने को आते हैं, वो रोड पे सोते हैं। आपने देखा गार्डन में सोते, पानी नहीं मिलता है, बाथरूम नहीं रहता है, टॉयलेट नहीं मिलता है। हमारे अधिकारी आएंगे तो अधिकारी लोग बोलते हम लोग आते तो हमको होटल में उतरना पड़ता है, इतना लंबा से सिंधुदुर्ग से कोई नेता जा रहा है तो इधर उतरेगा। और हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति पूरी उसकी जतन की जाएगी। उन्होंने बोला मंदाताई जो बोल रही वो करके दे दो। तो मैं बोला तो ताई क्या चाहिए, मतलब सिड़कों को बोलो। सिड़कों को बोले हम बांध के देते हैं। तो सब PWD ने 34 करोड़ भरे थे, वो अभी उनको रिटर्न जाएंगे। और महाराष्ट्र भवन 8 दिन में आने वाले, ये लोग अभी प्रेजेंटेशन बना रहे। सामने बोला मंदाताई का भी आर्किटेक्ट लो, सबका मिला के अच्छा प्रेजेंटेशन बनाओ।
मैं लेके गई थी प्रेजेंटेशन भी बनाया, हाँ लेके गई थी। 2 टाइप का, नया और एक किला टाइप का। पहले हमारे शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला आएगा, बाद में ओपन होगा डोर बड़ा, और ऐसे बड़ा हाउस जिसमें देखने को लोग आएंगे कल, यहाँ महाराष्ट्र भवन। उस टाइप का मेरा सपना है, वो बन रहा है। और मेरे को बहुत खुशी है कि यहाँ के जो लोग हैं नवी मुंबई को, उनको बहुत फ़ायदा होगा उसका। हॉल बनेंगे, मीटिंग हॉल बनेंगे, शादी के लिए मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा महाराष्ट्रियन, जिसको पूरनपोली मोदक खाना है उधर जाके खा सकते हैं, घर में नहीं मिला तो उधर जाके खा सकते हैं, नज़दीक है। और अगर शादी है तो 10 रूम चाहिए भाड़े से, 20 रूम चाहिए तो भाड़े से मिल सकते हैं, जैसे अभी हर एक भवन दे रहे। आपत्ति काल में अभी हम लोग मध्य प्रदेश भवन में वो जिमी टावर गिरा तो 10 लोग वहाँ रहते थे, तो कुछ में उसको काम में आने वाला है, उसे इनकम मिलने वाली है, और इनकम से वो महाराष्ट्र भवन चलने वाला है, किसी के ऊपर नहीं आने वाला है वो। और सिड़को बोली खुद ही हम बांध के देने को तैयार है। तो ये महाराष्ट्र भवन का एक सपना था बहुत साल से, वो पूरा हो गया। मैं जब भी इलेक्शन में खड़ी थी, मैंने जो जाहिरनामा दिया था उसमें सेंट्रल लाइब्रेरी थी, उसमें महाराष्ट्र भवन था, उसमें फ्री होल था, FSI था, जितने भी मैंने प्रोग्राम बोले थे उसमें से एक खाली बच गया है, वो है पुलिस के घर। वो मैं भी उसके पीछे पड़ूंगी, वो कोशिश के पीछे। हॉस्पिटल तो नहीं बोला था, मगर हॉस्पिटल मैंने बेलापुर का पहले हॉस्पिटल बना दिया था। जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जो नवी मुंबई को वर्ल्ड मैप पे लेके बल्कि जाएगा, वो है आपका मरीना का जो प्रोजेक्ट है, जो देश में भी सेकंड प्रोजेक्ट होगा, वो काफ़ी टाइम से रुका हुआ। वो क्या उसमें राजनीति लाई है, वहाँ की जो जगह है वो जगह खुद के पास चाहिए करके वो टेंडर निकला है, फिर भी 17 से वो काम करने नहीं दे रहे। तो मैंने बोला वो टेंडर कैंसिल करके रिकॉल करके वो BOT का निकाल दो और वापस लेके आओ। और अभी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए है, अभी मैं एक लेटर देने वाला है। 17 को वो टेंडर निकला था, 23 क्यों आ गए, तो उसको ब्लैक लिस्ट में भी मैं डाल सकती हूँ। वो कोर्ट नहीं जा सकता, उनकी गलती, उन्होंने किया नहीं है, तो वो करने का मेरा कोशिश है। मरीना बनेगा तो यहाँ जो भी टूरिज़्म बढ़ेगा, एयरपोर्ट आ रहा है, उस हिसाब से लोग मरीना को देखने आएंगे, बोटिंग करेंगे, सब कुछ चलेगा। उधर अपना MP थिएटर बन रहा है, योगा सेंटर बन रहा है, फूड प्लाज़ा बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है। तो उसको एक नया चालना मिलेगी, वहाँ के स्थानिक लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। मेरे जितने भी प्रकल्प है उसमें लोगों को काम मिलने वाला है, चाहे महाराष्ट्र भवन हो, चाहे मरीना हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी हो, चाहे साइंस पार्क हो। वो भी मैंने 2014 से स्टार्ट किया था, अभी वो मुहूर्त में हो गई। वो साइंस पार्क का काम आधा अधूरा होने को आ गया। वो भी मेरा एक बहुत बड़ा सपना था। जिस दिन मैं 14 में चुन के आई, उधर मैं वंडर पार्क गई तो मैंने बोला ये जगह क्यों खाली है, इसमें साइंस पार्क बना दो। और उसको करने का नहीं करने का, करने का नहीं करने का, इतना दिन उस पर पॉलिटिक्स होती गई। अभी वो काम हो रहा है। गए टाइम भी मैं आपके चैनल में बोला था कि कोई काम कोई भी यहाँ नहीं रोक सकता है, यहाँ जो प्रोजेक्ट है वो होएंगे और होके रहेंगे। कोई काम तो आपका नहीं रोक पा रहे हैं, थोड़ा बहुत डिले कभी हो जाता है, लेकिन फिर आप वो कर पा रही हैं, तो क्या यही कारण है कि काम के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तो दूसरे तरीके से आपके ऊपर कुछ अटैक करने की कोशिश हो रही है? ऐसा है कि जेडी जी, जब भी आप पैसा नहीं लेते हो, आप काम कर रहे हो, आपका चारित्र अच्छा है पब्लिक में। और मैं आज नहीं कर रही हूँ, मैं कॉरपोरेटर से लेके कर रही हूँ। मैं कॉरपोरेटर थी, सभापति थी महिला बाल कल्याण की, मैं स्टैंडिंग में थी, मैं महाराष्ट्र की अध्यक्ष थी, MLC थी। 33 साल में मुझे कोई एक शादी मेरे पर NC नहीं हुई। और मेरे बिजनेस को 45 ईयर्स हो गए। मेरे बिजनेस के कंपनी में भी किसका पैसा रखा करके NC नहीं हुए। तो अभी ये कहीं ना कहीं भड़ास निकालनी है। मेरे इतने काम हो रहे, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी मंदाताई को बहुत महत्व दे रही है, और आगे चलकर राजनीति में मंदाताई को कुछ नहीं मिलना चाहिए, कोई पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। कुछ आने वाले दिनों में अगर कुछ मंत्रिमंडल में चेंज होता है तो नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मेरी छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो हमारे पार्टी को सब पता है और पब्लिक को भी पता है। देखो, किसी के कहने से कोई जाता नहीं किधर उधर, खुद पे बीतती है तब कोई जाता है। आज मेरा नाम लेने के लिए पैसा दिया, वो पहले दे देते थे तो इतनी बदनामी नहीं होती थी।
और पुलिस चौकसी कर रही है। DCM हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने चौकसी के आदेश दे दिए है कि टेलीफोन किसके किसके कितना 3 महीने में किसके साथ किसकी बातचीत हुई, किसने पैसे दिए, क्यों दिए, मंदा मात्रे का नाम 10 बार कौन लेने को बोल रहा था कि मंदा मात्रे का नाम लेगा तो ही पैसा मिलेगा, ये सब पुलिस रिकॉर्ड में आ जाएगा। और मैं किसी को वो लेडीज़ को भी कुछ बोलना नहीं चाहती, उसकी मजबूरी होगी या उस पर प्रेशर होगा, और वो कहने से मैं थोड़ी बदनाम होंगी। दूसरे का सहारा लेके कोई मुझे बदनाम नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारे में मर्द हो, हिम्मत है, तो मंदाताई से सामने से लड़ो। बहुत ही पॉजिटिव नोट पे ताई, आखिर में 9 साल आपके गवर्नमेंट के आपके बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। अगले साल चुनाव है, फिर से बातें शुरू हो जाती है टिकट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या कहना चाहेंगे आपको इसमें? मेरा एक ही कहना है कि राजनीति में किसी को भी बदनाम करने से राजनीति में कोई सक्सेस नहीं होता है। मैंने बहुत इंदिरा गांधी से लेकर आज तक का राजनीति देखी है। जो करता है ना उसको भरना तो पड़ता है, दूसरे को खड्डा खोदता है, खुद खड्डे में गिरता है। और वैसी राजनीति नवी मुंबई में नहीं होनी चाहिए, ये मुझे शुरू से लग रहा है। मेरे दोनों इलेक्शन में आप देखो, कहीं भी मीडिया को एक मंदाताई ने बोगस वोट करके जीती ऐसा एक भी न्यूज़ नहीं आई, एक भी पुलिस स्टेशन की न्यूज़ नहीं आई कि इधर ये बूथ पे मंदाताई के लोग मारामारी कर रहे हैं और बोगस वोट डाल रहे हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जेडी जी। जब हम अच्छे काम करते, हम जो गरीब लोग हैं उनको ध्यान में रख के काम करते, तो अभी देखो ये लाइब्रेरी बनेगी तो कितना लोगों को, कितना बच्चों को फ़ायदा होगा। हर कास्ट के भाषा की सब बुक रहेंगे। तो ये लाइब्रेरी कम पड़ती थी, अभी मैंने ही बनाई थी गौरव कला केंद्र जब मैं कॉरपोरेटर थी तभी। तो मेरी आज की सोच नहीं, हॉस्पिटल बेलापुर का मैंने ही बनाया था। आज कितने गाँव वाले को डिलीवरी के लिए लाख रुपए जाके भरना नहीं पड़ रहा है। दूरदृष्टि से अच्छा काम करो, अच्छा काम करेगी तो ये जनता तुमको याद रखेगी। और मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा अगले टाइम कि मुझे टिकट दो, या लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा मुझे वोट दो। पब्लिक तो इधर सब पढ़ी लिखी पब्लिक है, सुज्ञान पब्लिक है। वो हॉस्पिटल का हुआ तो लोग मुझे बोले हम मोर्चा में शामिल होते हैं, क्यों लोग तुमको हॉस्पिटल को विरोध कर रहे हैं, क्या किसका इश्यू है उसमें। अब ये सब प्रोजेक्ट में किसी को कुछ मिलने वाला तो है नहीं, न दिवाले गांव में मिलने वाला है, न लाइब्रेरी में मिलने वाला है, न हॉस्पिटल में कुछ मिलने वाला है। इसीलिए तकलीफ होती है। इसीलिए तकलीफ हो रही है हमको। सब बेलापुर से पैसा निकल गया, कॉरपोरेशन अपने हाथ में नहीं है, तो लोगों को दुख तो होगा ना रे जेडी। अच्छा है कम से कम मेरे को तो ये खाली आरोपी कर रहे हैं, कल मेरे को भी मरवा सकते हैं। नहीं ताई, क्या बोल नहीं सकते लोगों का, साथ में क्रिमिनल माइंड लोग है या इनका रिकॉर्ड बैकग्राउंड निकालो ना। ये बहुत सारे लोग तड़ीपार लोग हो के इधर आए हुए हैं राजनीति में। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो बहुत खतरा हो जाएगा इधर। मेरे को कोई नहीं मार सकता, मेरी माता रानी बेटी है। बुरा कर्म करने वाले का बुरा ही होता है, हमेशा सामने होता है अधपतन। इसलिए किसी का बुरा नहीं करने का, सोचने का भी नहीं, और मुझे कोई किसी का बुरा करने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी का नाम लेने की मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है। 2014 में लेती थी ना, मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट लेके। मैंने कभी नहीं बोला उनको कि जाके वो लीडर को अटैक करो, ये तो पहले अटैक हो जाता था। 2014 में ही मैं बता देती थी किधर कुधर किसका किसका क्या क्या है। बिल्कुल। आप बोलने की क्या जरूरत है, अभी नहीं चुनाव है, न कॉरपोरेशन का चुनाव है, न कुछ है। अभी कोई नाम लेता होगा तो पुलिस देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ताई, हमेशा की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग। साफ है ताई का कि कर्मा सामने आता है, और ख़ुद जो ताई हैं वो अपने काम के बलबूते पे आगे बढ़ती जा रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ताई। ख़ास मेहमान में इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। नमस्कार।